नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की जानी मानी किताब युद्ध की 33 रणनीतियां या द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर इसके कुछ विचारों पर गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, ये किताब बताती है कि कैसे लड़ाई के मैदान के जो सिद्धांत हैं वो असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होते हैं, करियर हो या हमारे फैसले। बिल्कुल। तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि इन पुरानी रणनीतियों में आज के लिए क्या सबक छिपे हैं, क्या खास है। हाँ जरूर। तो पहली बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है कि हमेशा बदलते रहना है। ग्रीन इसे कहते हैं पिछला युद्ध न लड़ें, गुरिल्ला वॉर ऑफ द माइंड। हाँ इसका मतलब तो सीधा सा है कि जो कल काम कर गया वो शायद आज न करे, है ना। बिल्कुल सही। और ये बड़ा स्वाभाविक भी है। मतलब हम अक्सर पुरानी सफलताओं से चिपके रहना चाहते हैं। हाँ, आराम मिलता है उससे। वही, जैसे कोई कंपनी सोचे कि भाई हमारे पुराने प्रिंट विज्ञापन तो चलते थे तो आज भी चलेंगे, डिजिटल को नजरअंदाज कर दे तो पीछे रह जाएगी। हाँ बिल्कुल। कोडाक या नोकिया जैसी कंपनियां कितनी बड़ी थीं अपने समय में, लेकिन वो बदलाव को सही वक्त पर पहचान नहीं पाई, अटक गई। तो ये दिखाता है कि लगातार सीखते रहना, बदलते रहना कितना जरूरी है, चाहे बिजनेस हो या निजी जिंदगी। सही बात है। अच्छा, बदलाव तो जरूरी है, पर मान लीजिए सीधी टक्कर लेने की स्थिति ना हो, तब यही शायद अगली रणनीति काम आती है। हाँ, वो जिसे कहते हैं कमजोर पक्ष पर हमला, टर्निंग स्ट्रैटेजी। ये बड़ी मजेदार सोच है। अच्छा, कैसे? मतलब सीधे दुश्मन की जो ताकत है उससे मत भिड़ो, बल्कि ये देखो कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है, दुखती रग कहाँ है, और फिर वहीं चोट करो। जैसे? सबसे क्लासिक कहानी तो वो ट्रोजन हॉर्स वाली है। हाँ, वो लकड़ी का घोड़ा। बिल्कुल। यूनानियों ने देखा कि ट्रॉय की दीवारें बहुत मजबूत हैं, सीधी लड़ाई मुश्किल है, तो उन्होंने चालाकी से वो घोड़ा बनाया, सैनिक छिपाए और अंदर घुस गए और जीत लिया। हाँ, तो सबक ये है कि भाई समझदारी और चालाकी जो है वो अक्सर ब्रूट फोर्स, मतलब सिर्फ ताकत दिखाने से ज्यादा काम कर जाती है। ये तो कमाल की मिसाल है। मतलब सीधे टकराव से बचो और ऐसा रास्ता निकालो जिसकी उम्मीद ना हो। पर क्या ये सिर्फ लड़ाई या बिजनेस में ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये तो जैसे बातचीत में, मोल भाव में भी काम आ सकता है। शायद सामने वाले की असल जरूरत या कमजोरी को समझना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिद्धांत हर उस जगह लागू होता है जहां हितों का टकराव हो, है ना। हाँ। बातचीत में भी अगर आप सामने वाले की सिर्फ ऊपरी मांगों को देख रहे हैं तो शायद बात न बने, लेकिन अगर आप समझ जाएं कि उसकी असल चिंता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, तो वो उसकी कमजोर कड़ी हो सकती है। अच्छा। हाँ, बिजनेस में भी बड़ी कंपनियों से सीधे लड़ने के बजाय कोई छोटा सा अनदेखा बाजार, निच मार्केट जिसे कहते हैं, हाँ। उस पर ध्यान देना, ये भी तो यही रणनीति है। हाँ, ये बात तो है। संसाधन भी बचते हैं और शायद सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो बाहरी दुश्मन से निपटने के तरीके तो हैं, लेकिन अपनी अंदरूनी ताकत वो भी तो उतनी ही जरूरी है। अगली रणनीति शायद इसी से जुड़ी है, मनोबल की रणनीति, मोराल स्ट्रैटेजी। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली चीज है, मनोबल। मोराल। इसका मतलब है कि आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो कोई सामाजिक आंदोलन हो, बिजनेस का कोई लक्ष्य हो या कोई निजी चुनौती, उसे एक बड़ा मकसद देना। बड़ा मकसद मतलब उसे सिर्फ जीत हार का मामला न बनाकर एक नैतिक लड़ाई, एक ऊंचे उद्देश्य का रूप देना, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया। हाँ, नागरिक अधिकारों की लड़ाई। बिल्कुल। उन्होंने उसे सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं रहने दिया, उसे न्याय और बराबरी की एक नैतिक जंग बना दिया। हाँ, सही बात है। और जब लोगों को ये यकीन हो जाता है ना कि वो किसी सही और बड़ी चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका जोश, उनकी वफादारी, उनकी सहन शक्ति, वो सब कई गुना बढ़ जाती है। ये तो नेतृत्व का भी एक अहम पहलू है फिर। बहुत अहम। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब एक मजबूत क्यों पता हो तो कैसे करना है वो शायद आसान हो जाता है। पर क्या इसमें यह खतरा नहीं है कि इसे गलत मकसदों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। निश्चित रूप से ये एक, कह सकते हैं, दोधारी तलवार है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े उद्देश्यों का नारा लगाकर लोगों को गुमराह भी किया गया है, गलत रास्ते पर ले जाया गया है। हाँ, ये तो है। इसलिए जहां ये रणनीति प्रेरणा दे सकती है, वहीं इसके नैतिक पहलू पर सवाल करना, सोचना बहुत जरूरी है। किसी भी उद्देश्य की सच्चाई, उसकी नीयत, उसे परखना ही चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में एक रणनीति जो शायद सबसे ज्यादा धैर्य मांगती है, वो है बड़ी रणनीति, ग्रैंड स्ट्रैटेजी। हाँ, ग्रैंड स्ट्रैटेजी ये दूर की सोच के बारे में है। दूरदर्शिता। मतलब ये कि बड़ी जीत हासिल करने के लिए कभी-कभी छोटी-मोटी हार स्वीकार करना पड़ता है।
रास्ते में कुछ लड़ाइयां हारनी पड़ सकती हैं। अच्छा, जैसे वॉशिंगटन ने अमेरिकी क्रांति के दौरान किया। हम्म। उन्होंने शुरुआत में कई लड़ाइयां हारी, हाँ। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो समझदारी से पीछे हटे, अपनी सेना को बचाया, उसे फिर से खड़ा किया और आखिरकार आजादी हासिल की। तो इसका मतलब है कि तुरंत मिलने वाले फायदों के बजाय लंबे लक्ष्य पर नजर रखना, और ये शायद आज की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हाँ, जहां हमें सब कुछ तुरंत चाहिए होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल, यहाँ धैर्य की परीक्षा होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन रणनीतियों से यही समझ आता है कि कामयाबी सिर्फ ताकत या पैसे का खेल नहीं है ना? मैं बिल्कुल नहीं। इसमें बदलने की क्षमता, मतलब एडेप्टेबिलिटी, हालात को पढ़ने की चतुराई, लोगों की सोच को समझना और लंबी दौड़ की सोच, ये सब शामिल है। हाँ, ये सब चीजें मिलकर काम करती हैं। और ये बातें जितनी युद्ध के मैदान पर लागू होती हैं, उतनी ही हमारे दफ्तरों में, हमारे रिश्तों में, रोज के फैसलों में भी काम आ सकती हैं। बिल्कुल, ये सिद्धांत हमें चीजों को देखने का, सोचने का एक अलग नजरिया देते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कि आज के डिजिटल युग में, जहां जानकारी और गलत जानकारी, मतलब इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों ही बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, क्या इन सदियों पुरानी रणनीतियों का असर और भी ज्यादा हो गया है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो फिर इन्हें सही तरीके से, नैतिक रूप से इस्तेमाल करने की चुनौती कितनी बड़ी है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।